हेलो एवरीवन। वैसे तो थंबनेल देख के आपने आइडिया लगा लिया होगा कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, उन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको पता है मैं अभी एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं एक एमटीएस के रूप में 6 महीने काम किया था, तो मुझे अच्छा खासा आइडिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, क्योंकि मैं 2 बार इसके गो थ्रू हो चुका हूँ। तो जो भी इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि जो भी लोग, अभी आपको पता है रोजगार मेला आपका 5 सितंबर के आसपास होने वाला है, ठीक है। तो जो भी लोग रोजगार मेले में जाए, और आपको पता है रोजगार मेले के बाद जब आप ज्वाइन करेंगे तो जो कंसर्न आपका डिपार्टमेंट है वही डिपार्टमेंट आपका डीवी कराएगा। तो वहाँ पे क्या कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वो समझेंगे। तो सबसे पहले चीज़, डीवी कौन कराएगा ये कंप्लीट हो गया कि अब जो डिपार्टमेंट है वही डीवी कराती है, ठीक है। ये आपको एसएससी के नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि आप एसएससी के एग्जाम्स में किस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि अगर आप देखिए, अगर आप सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करोगे, आप अगर मैट्रिकुलेशन लेवल वाले एग्जाम जैसे सिमटीएस दे रहे हो, तो अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है तो आपका काम उसमें से भी बन जाएगा। वैसे आपने अगर 12th कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वो भी दे सकते हो, लेकिन मिनिमम 10th तो होना ही चाहिए। उसके बाद अगर आपने सीएचएसएल का एग्जाम दे रखा है तो 12th का आपको कट ऑफ, 12th का जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो जरूर होना चाहिए। ग्रेजुएशन का क्या है कि अगर आपने सीजीएल का कोई भी एग्जाम निकाला है तो उसमें आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। बार बार मैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है। मार्कशीट आपका रिजल्ट के समय आ जाता है और कुछ समय बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने ये चीज़ क्वालिफाई कर ली है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसमें सर्टिफिकेट आने में लेट होता है। तो अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी है तो उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि हमें यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर क्या क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने ओबीसी का बेनिफिट लिया है, ईडब्ल्यूएस का लिया है, एससी का लिया है या फिर एसटी का लिया है, तो इससे रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। वो भी क्रूशियल डेट का। एससी एसटी का तो शायद कोई क्रूशियल डेट नहीं होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का 1 ईयर होता है और ओबीसी का 3 ईयर्स होता है। तो ये सारा आपको चाहिए। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा ज़्यादा सख्ती से इसको देखा जाता है। ओबीसी में अगर आप हैं तो आपको, अगर क्रूशियल डेट का नहीं भी है तो आपको प्रोविजनल दे दिया जाता है। फिर वो वेरीफाई करेंगे कि आप सच में ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपको बाद में कोई इशू नहीं आता, ठीक है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में 1 ईयर का चाहिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का। तो जो भी लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं और उनका बेनिफिट अगर आपने उसमें एग्जाम में लिया है तो आपको उसके लिए रेलेवेंट सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रेड के होते हैं सर्टिफिकेट, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर शो करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें, ओरिजिनल एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड हो। उसमें आप आधार, पैन, वोटर आईडी कार्ड सारे दे सकते हो। मैक्सिमम लोग आधार देते हैं, तो आधार, पैन ये सब है तो उससे काम हो जाता है। वैसे तो आजकल सभी के पास होता है, तो इस डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है, ठीक है। बात करें फोटो की, तो 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ आपको देना होता है, ठीक है। इसमें भी कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप कोई पीएसयू में भी जॉब कर रहे हैं या फिर कोई अदर गवर्नमेंट एग्जाम में जॉब कर रहे हैं, जैसे अगर आप मेरी तरह अगर आप एमटीएस हो, फिर मैंने सीजीएल ज्वाइन किया था, तो मेरे को यहाँ से एनओसी लेना पड़ा था इस जॉब के लिए, ठीक है। तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा अगर आप ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग हो तो। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई माइनर प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप अफिडेविट बना सकते हो, ठीक है। एक अफिडेविट दे दोगे, उससे काम हो जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों के फादर्स नेम में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लीजिए
किसी के डॉक्यूमेंट में फादर्स नेम में कुमार है और फादर के डॉक्यूमेंट में प्रसाद है या फिर कुछ अलग टाइटल है, तो इसके रिगार्डिंग आप एक एफिडेविट बना के दे दोगे तो वो काम चल जाता है उससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रॉब्लम नहीं आपको फेस करना पड़ेगा अगर आपको पहले से ये सारी चीज़ें मालूम रहेगी तो। और ये सारी जो इंटरनल चीज़ें हैं जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया उसी को पता होता है, इसलिए मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। बात करें आगे, ओबीसी में एक क्रूशियल डेट करके होता है 3 इयर्स का, उसका आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है। बहुत जगह मांगता भी है, बहुत जगह नहीं मांगता है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स जो है वैसे जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता है तो उसमें मेंशन किया जाता है, ठीक है। बाकी एक और डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा जिसका हम बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। ये डिपार्टमेंट ही आपको देता है। इसमें आपका प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग डिटेल अटेस्टेशन फॉर्म में भरी जाती है, ठीक है। कहाँ आपने पढ़ाई की है, कब कहाँ रहते थे, ये सारी चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको भर के देना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। वैसे इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको डिपार्टमेंट ही देगा, एक फॉर्म है जिसको आपको फिल करके देना है, ठीक है। बाकी मैरिटल स्टेटस डिक्लेरेशन देना होता है। अगर आपने शादी करी है तो उसका क्या है, अगर आप मैरिड है अनमैरिड है उसका एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है, वो भी आपको देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। ये भी फॉर्म जो है ये इसके साथ ही आ जाता है, ठीक है। बाकी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है जो कि अटेस्टेशन फॉर्म के साथ ही आता है, वो आप किसी गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराकर दे सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोगों का एक इम्पोर्टेंट डाउट ये रहता है कि नेम अगर आपका चेंज हुआ है तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट देना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे क्योंकि नेम चेंज बहुत सारे लोगों का जानबूझ के ऐसे भी हो जाता है, कभी डॉक्यूमेंट के कारण हो जाता है, कभी किसी लड़की का शादी हो जाता है तो हस्बैंड का टाइटल आ जाता है तो उससे भी नेम चेंज हो जाता है। तो इसके लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको बताएंगे। ये जल्दी आपको कोई बताता नहीं है बट मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम का या फिर नेक्स्ट सीजीएल वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है तो सवाल बुक्स की तरफ से अभिनय शर्मा सर ने एक बुक बनाई है सिलेक्शन बुक करके, जिसका 4 पार्ट आता है। 2 पार्ट आपका एडवांस मैथ के लिए और 2 आता है अरिथमेटिक के लिए, ठीक है। चारों बुक में बहुत अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए जगह दिया जाता है, ऊपर क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जगह छोड़ा रहेगा। और ये क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्यूआर कोड रहता है। एक क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो सीधे अभिनय सर के वीडियो पे चले जाते हैं, ठीक है। और वहां से आप इसको देख सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट ट्रिक से बनाना है। तो ये सारा ब्यूटीफुल फीचर है इस बुक का, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर वहां से परचेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो मैं आपको बता रहा था नेम के रिगार्डिंग, तो नेम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपका मैट्रिकुलेशन के जो सर्टिफिकेट हैं उससे अगर आपका नाम चेंज हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए नेम चेंज अगर आपका किसी लड़की के मैरिज के कारण हुआ है तो हस्बैंड के पासपोर्ट का कॉपी आपको देना पड़ता है, जिसमें आपके जो हस्बैंड है उनका नेम वगैरह उसमें मेंशन होना चाहिए। या फिर एक मैरिज सर्टिफिकेट का अटेस्टेड कॉपी दे सकते हो जो मैरिज रजिस्ट्रार ने इशू किया है, या फिर एक अफिडेविट दे सकते हो हस्बैंड और वाइफ का एक ज्वाइंट फोटोग्राफ देके जिसमें कि आपने मेंशन किया हो कि ये हमारा नेम चेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका मान लीजिए रीमैरिज हुआ है किसी लड़की का डिवोर्स के बाद या फिर डेथ के बाद, तो डिवोर्स और डेथ सर्टिफिकेट देना होता है जैसा केस हो उसके अनुसार से। अगर मान लीजिए डिवोर्स के बाद नया शादी हुआ है तो उसके लिए जो प्रेजेंट हस्बैंड है उसका सेम पासपोर्ट या फिर ये वाला जो डॉक्यूमेंट है सेम उसी तरह से लगेगा। या तो पासपोर्ट कॉपी दे दीजिए जिसमें नाम हो, या फिर कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, या फिर एक अफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है। अफिडेविट इजीली कोई भी आपके वकील वगैरह होंगे नोटरी वगैरह से वहां से इजीली बन जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी लड़की का डिवोर्स हो गया है और उसने अपना टाइटल चेंज किया है, नेम में कुछ चेंज उसके कारण आया है, तो डिवोर्स या फिर जो एफिडेविट है वो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ लड़कों या लड़कियों का किसी अलग कारण से नेम चेंज हो जाता है तो उसके लिए आपको एक डीडी या फिर एफिडेविट बनवा कर देना पड़ेगा। और एक पेपर कटिंग लगता है, 2 अखबार में आपको वो
इश्तेहार देना पड़ता है कि ये मेरा नेम चेंज हुआ है। तो वो जो पेपर कटिंग होगी वो ओरिजिनल में 2 पेपर का देना होता है, ठीक है। बाकी ये बहुत ही रेयर केस है, बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है। तो जो भी है उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एट द टाइम अगर ये प्रॉब्लम होगा तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते टाइम, वो आपको प्रॉपर गाइड भी करते हैं, क्योंकि आपको पता है नौकरी बहुत मुश्किल से लगता है। तो किसी का भी ये इंटेंशन नहीं रहता कि आपको जॉब से बाहर करे, क्योंकि जॉब जो है कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो उस चीज़ को समझता है, क्योंकि वो भी हमारे ही तरह एक प्रोसेस से आए रहते हैं। और कोई क्यों ही चाहेगा कि आपका नौकरी चला जाए छोटी छोटी बात पे। तो आपको प्रॉपर टाइम भी दे देते हैं। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनका ये नेम वगैरह का इशू है, या फिर अगर आपको लगता है आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप ज्वाइनिंग जब स्टार्ट होना तो उसी समय चले जाना, क्योंकि आपको फिर 1 से 6 महीने तक का टाइम होता है ज्वाइनिंग करने का। उसके टाइम में आप डॉक्यूमेंट बनवा लो और डिपार्टमेंट आपको समय दे देगी। आप समय के लिए लिख भी सकते हो डिपार्टमेंट को कि मेरा डॉक्यूमेंट का कुछ इशू है, मेरे को कुछ समय दिया जाए। तो आपको प्रॉपर समय मिलेगा, 2-3 महीने 4 महीने, जितना भी आपको सुइटेबल टाइम लगे उसमें आप वो डॉक्यूमेंट अरेंज कर सकते हो, डिपार्टमेंट को दे सकते हो, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसकी ज़्यादा मतलब एक्सटेंसिव नीड नहीं है, तो डिपार्टमेंट आपको ज्वाइन भी करा लेगा और बाद में वो डॉक्यूमेंट आप उसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बताई, ईच एंड एवरीथिंग इन माय ओपिनियन क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंट में 30-40 हज़ार लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि और सारे एग्जाम्स में भी सेम ऐसा ही प्रोसेस रहता है, क्योंकि सारे जॉब तो इन द एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाना है। बेस्ड ऑन कुछ क्वालिफिकेशन या फिर रिक्वायरमेंट वो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट चेंज होगा। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा मुझे लाइक करके कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।